वेलकम टू द 14th एपिसोड ऑफ चैलेंज योर अंडरस्टैंडिंग सीरीज। इस एपिसोड में एक सिचुएशन डिस्कस करेंगे जहाँ पे दो आइडेंटिकल स्फीयर को म्यूचुअली परपेंडिकुलर अपन प्रोजेक्ट करें। उसके बाद में क्या होगा वो सब कुछ इसमें डिस्कस करेंगे। फिजिक्स के अंदर कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट आते हैं जिनके बारे में हमने बहुत बार पढ़ा है, कई बार उनको यूज़ भी किया है, फिर भी उनको लेके हमें कभी कॉन्फिडेंस नहीं आता। हमेशा एक अंदर डाउट सा रहता दिमाग के अंदर कि शायद जो मैं लिख रहा हूँ वो सही है कि नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे एंगुलर मोमेंटम, स्पेशली इसके कंजर्वेशन की बात आती है तो हम लिख ही नहीं पाते। एंगुलर मोमेंटम के अलावा कई बार हम यूज़ करते हैं एक स्पिन एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, ऑर्बिटल क्या होता है, इनमें क्या डिफरेंस होता है, इसको लेके भी हमें डर रहता है। इसके अलावा यदि अपन बात करें कि भाई कौन सा फ्रेम ऑफ रेफरेंस लेता है जिससे प्रॉब्लम जल्दी सॉल्व हो, ये भी बड़ा मुश्किल काम होता है। और एक और बहुत ही बढ़िया सा वर्ड होता है, वो होता है रिड्यूस मास। इसका फॉर्मूला सबको याद है, फिर भी हम कभी भी इसको यूज़ नहीं करते। हमें डर रहता है कि कब यूज़ करना कब नहीं करना, यही चीज़ पता नहीं होती, इस वजह से कभी यूज़ ही नहीं करते। तो इस एपिसोड के अंदर ये सारे कॉन्सेप्ट इस एक में ही रिवाइज हो जाएंगे, तो एंड तक देखिएगा। उम्मीद करते हैं आपके लिए कुछ बढ़िया चीज़ मिलेगी। सबसे पहले अपन सिचुएशन देख रहे हैं कि भाई हो क्या रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास दो आइडेंटिकल स्फीयर गिवन है जिनका कुछ मास है। जैसे ही बोला कि कुछ मास है तो हम बोलेंगे कि दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे थ्रू द ग्रेविटेशनल पुल। ठीक है भाई, तो दोनों एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। और जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है ये हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स सेंट्रल होता है, यानी कि सेंटर टू सेंटर एक्ट करेगा। अच्छी बात है भाई। तो दोनों पे एक ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रहा है और ये दोनों के सेंटर से पास हो रहा है। उसके अलावा हमने कुछ वेलोसिटी भी दी है। अब वेलोसिटी को देखिए तो वेलोसिटी जो फोर्स को ज्वाइन करने वाला लाइन है या सेंटर को ज्वाइन करने वाला लाइन है उस पर तो है ही है, प्लस उसके अलावा एक और कंपोनेंट है। ठीक है, तो ये फोर्स दोनों बॉडी को एक दूसरे के क्लोज लाएंगे। एट द सेम टाइम ये फोर्स आपके पास कहीं ना कहीं बॉडीज़ को घुमाने का काम भी करेगा। जैसे आप घुमाने की बात करते हो ना, तो भाई दो टाइप का रोटेशन होता है, एक होता है स्पिन और एक होता है ऑर्बिटल। क्या होता है? स्पिन और एक होता है ऑर्बिटल। स्पिन जब बॉडी अपनी एक्सेस के अबाउट घूमती है तो यहाँ पे दोनों में से कोई भी जो स्फीयर है क्या वो अपनी एक्सेस पे घूम सकता है? आप किसी अपनी एक्सेस पे घूम रहा है कि नहीं, स्पिन यदि चेक करना हो ना तो भाई आप उस बॉडी पे जाके बैठ के देखो, इंक्लूडिंग आप यदि वो नॉन इनर्शियल है तो आप सूडो मान लीजिए। आप सूडो मान भी लोगे तो जिस भी बॉडी पे बैठ रहे हो आप पे जो फोर्स लगेगा वो सूडो फोर्स भी लगेगा तो वो सेंटर से पास होगा। तो जितने भी फोर्सेज उस बॉडी पे अपियर हो रहे हैं, लग रहे हैं, क्या वो फोर्स उस बॉडी पे कोई भी टॉर्क प्रोवाइड कर रहे हैं? यहाँ देखिए, इस पहले वाले स्फीयर पे एक ही फोर्स लग रहा है ग्रेविटेशनल, तो उससे कोई टॉर्क नहीं लग रहा है। इवन आप सूडो भी मान लोगे तो वो भी C1 से पास हो जाएगा। सिमिलरली C2 की बात कर लो, दूसरे वाले स्फीयर, तो दोनों स्फीयर पे जो भी फोर्स लग रहा है सेंटर से पास हो रहा है, तो कोई टॉर्क नहीं लग रहा है बॉडी पे बैठ के देखने पे। ठीक है, तो स्पिन जैसा कुछ भी नहीं हुआ यहाँ। बॉडी दोनों स्फीयर में से कोई भी स्फीयर स्पिन नहीं करेगा, अपनी एक्सिस पे नहीं घूमेगा। ठीक है, हाँ, ऑर्बिटल ज़रूर करेगा। अब जब भी सिर्फ ऑर्बिटल मोशन हो ना, ध्यान दीजिएगा, जब सिर्फ ऑर्बिटल मोशन हो तो भाई ऑर्बिटल मोशन तो एक पॉइंट मास भी करता है। आप एक पॉइंट मास के लिए भी बात कर सकते हो, या फिर मैं ऐसा बोलूँ कि ऑर्बिटल मोशन का मतलब ये हुआ कि पार्टिकल का सिर्फ और सिर्फ, क्या बोलते इसे, सिर्फ और सिर्फ पार्टिकल ट्रांसलेशनल मोशन में, किसमें, ट्रांसलेशन में। या फिर मैं हमारे लिए काम के हिसाब से ये बोल दूँ कि हमारे ऑब्जेक्ट को जो कि एक्सटेंडेड है मैं उसे पॉइंट मास मान सकता हूँ। यहाँ पे कुछ लोगों को दिक्कत होगी, सर ये क्या मजाक है, आप ऑर्बिटल बोल रहे हो तो उसको आप सीधा ट्रांसलेशनल कैसे बोल रहे हो? जो ऑर्बिटल ट्रांसलेशनल में होता है क्या भाई, हम बोलते हैं कि बॉडी के हर एक पार्ट के मोशन पैरामीटर इक्वल होते हैं, और ऑर्बिटल में एग्जैक्टली यही होता है। ऑर्बिटल मोशन के अंदर पूरी बॉडी एक साथ घूमती है। ठीक है, यहाँ इसको समझाने के लिए मैं एक और छोटा सा आइडिया लेता हूँ, आप समझ जाओगे कि मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ। ये हमारे पास एक स्फीयर है और ये स्फीयर का सेंटर है। ठीक है,
और मैं एक स्फीयर के सेंटर से पास होने वाले एक रोड की बात कर रहा हूँ, ठीक है। और ये रोड आपके पास वर्टिकल है, यानी ये वाली रोड और ये वाली वर्टिकल लाइन एक दूसरे के पैरेलल है। अब इस रोड के दोनों एंड को मैं दो रिजिड रोड से मासलेस से कनेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। अब इस रोड के बारे में दो अलग अलग केसेस बात करें। एक बार मैंने इस रोड को प्लेस किया है जब आपके पास यहाँ पे मैं ड्रिल करके एक टनल बना रहा हूँ और वो टनल फ्रिक्शनलेस है, और तब इस रोड को रख रहा हूँ और ये वाले दोनों एंड स्फीयर के बाहर होंगे, ठीक है। और फिर मैं इस पूरे रिजिड रोड की हेल्प से ऐसे घुमा रहा हूँ स्फीयर को। दूसरा केस ले रहा हूँ, जब ये आपके पास जो रिजिड रोड है ना, ये टनल के थ्रू मैंने इसको कनेक्ट किया है, बट टनल और इस रिजिड रोड के बीच इतना सफिशिएंट फ्रिक्शन है, ये आप सोचो कि इसको मैंने वेल्ड कर रखा है दोनों एंड पे, ठीक है। तो क्या दोनों टाइप में आपको मोशन अलग अलग नज़र नहीं आएगा? क्योंकि जब ये टनल के थ्रू आपके पास ऐसे होगा, फ्रिक्शनलेस टनल के थ्रू होगा, ये वर्टिकल है भाई, ठीक है। जब ये फ्रिक्शनलेस टनल के थ्रू होगा तो इस एक्सिस के अबाउट स्फीयर का रोटेशन नहीं होगा। अब सोच के देखो, इस स्फीयर को आप कहीं भी ले जाओ, आप एक नॉर्मल बॉल के अंदर से एक टनल बनाओ और उस टनल से एक वायर पास करो, वायर को ऊपर नीचे ले जाओ, तो आपके पास बॉल स्पिन नहीं हो सकती, ठीक है। लेकिन आप बॉल की जगह में ये टनल की बजाय आप सोचो कि आपने आधे से इतनी सी रोड अंदर इंसर्ट किए, बाकी नहीं किए, और ये फिक्स है अंदर। अब आप इस पार्ट को घुमाओ, इस पार्ट से ऐसे घुमाओगे तो इस स्फीयर के जो सारे पार्टिकल है ना, वो अपने सेंटर के अबाउट भी घूमेंगे और इस एक्सिस के अबाउट भी घूमेंगे, है ना। आपके सेंटर ऑफ मास के अबाउट पार्टिकल का रोटेशन होगा और सेंटर ऑफ मास का खुद का रोटेशन होगा। सेंटर ऑफ मास का जो रोटेशन होता है उसे अपन ऑर्बिटल बोलते हैं, और सेंटर ऑफ मास के अबाउट जो रोटेशन होता है ना, हम उसे स्पिन बोलते हैं। हमारे ऊपर वाले केस में यही हो रहा है। तो जब स्पिन नहीं होता है तो आप एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट को भी पॉइंट ऑब्जेक्ट मान सकते हैं, क्योंकि वहाँ सिर्फ और सिर्फ ऑर्बिटल मोशन होता है, ठीक है। और एक पॉइंट ऑब्जेक्ट का भी तो ऑर्बिटल होता ही है, उसके स्पिन की बात नहीं करते अपन। तो हमारे वाली ये जो प्रॉब्लम है, यहाँ पे अपन ये मान के चलेंगे हमारे पास दो स्फीयर की बजाय दो पॉइंट मास गिवन है। स्फीयर और पॉइंट मास मानने में बहुत ज़्यादा फर्क है, क्योंकि यदि स्पिन मोशन भी साथ में हो रहा तो जब अपन इक्वेशन लिखेंगे, अब अपन से आप एंगुलर मोमेंटम लिखो, जब एंगुलर मोमेंटम जाते हो तो दो लिखने पड़ते हैं, स्पिन एंड ऑर्बिटल। लेकिन पॉइंट मास होता है तो सिर्फ और सिर्फ ऑर्बिटल होता है, तो एक्सप्रेशन काफ़ी ज़्यादा सिंप्लीफाइड हो जाती है, हाँ ना। तो मैं आगे से इस प्रॉब्लम को अब आगे समझने के लिए मेरे लिए दो पॉइंट मास है, दोनों को कुछ वेलोसिटी दिए, एक को वेलोसिटी दिए ज्वाइन करने वाली लाइन पे, दूसरे को ज्वाइन करने वाली लाइन के परपेंडिकुलर, बट अपन ने इक्वल वेलोसिटी दी है। अब मैं इसको समझूंगा कि क्या हो रहा है। यहाँ तक के पार्ट में कोई दिक्कत नहीं है ना। अपन इसको पॉइंट क्यों माना ये समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो अपन इनको पॉइंट मानते हुए आगे बात करेंगे। अब देखते हैं इसमें और क्या क्या चीज़ों पे अपन कमेंट कर सकते हैं। अब हमारी प्रॉब्लम मॉडिफाइड होकर कुछ ऐसे आ गई कि हमारे पास दो आइडेंटिकल पॉइंट मास है, दोनों को कुछ वेलोसिटी दिए, एक को वेलोसिटी ज्वाइन करने वाली लाइन पे, दूसरे को ज्वाइन करने वाली लाइन के परपेंडिकुलर। दोनों पॉइंट मास है तो सिर्फ और सिर्फ ऑर्बिटल मोशन पॉसिबल है, या बोलो ट्रांसलेशनल पॉसिबल है। यहाँ पे कहीं भी कुछ भी ये आपके पास स्पिन जैसा नहीं होगा। इनिशियली दोनों के बीच की जो सेपरेशन है वो आपस 8 टाइम्स रेडियस ऑफ द स्फीयर उसके इक्वल है, ठीक है। और यदि मैं अभी बात करूँ तो दोनों आइडेंटिकल मास है तो दोनों का सेंटर ऑफ मास हमेशा एग्जैक्टली मिडल में होगा, और जो फोर्स लग रहा है वो हमेशा सेंटर ऑफ मास से भी पास होगा, दोनों पार्टिकल पे जो फोर्स लग रहा है, प्लस उन दोनों के सेंटर टू सेंटर है जिसे अपन सेंट्रल फोर्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये नज़ारा अपने पास, हमें पता है कि ये पूरा सिस्टम घूमेगा भी और एक दूसरे के पास भी आएगा। एंड व्हेन दे जस्ट टच ईच अदर, उस मोमेंट पे दोनों के बीच की जो सेपरेशन है ना वो 8r की बजाय ट्वाइस ऑफ r हो जाएगी, यानी दोनों के बीच की जो सेपरेशन है वो हमारे पास डिक्रीज हो जाएगी। ये काफ़ी ज़्यादा एक दूसरे के क्लोज आ जाएंगे। कितने? अब इन दोनों के बीच की सेपरेशन ट्वाइस ऑफ r हो जाएगी, और दोनों एक दूसरे का अबाउट घूमेंगे भी, सही बात है। ऐसे
ये होगा नज़ारा। और जस्ट वो एक दूसरे को जब वो क्या बोलते हैं टच करे उस मोमेंट पे मिनिमम सेपरेशन पे हो तो क्या कंडीशन है। तो हमें पता है कि मिनिमम सेपरेशन पे तो तभी होते हैं जब पार्टिकल की कोई भी रिलेटिव वेलोसिटी ना हो दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन पे, हाँ या ना। जब पार्टिकल की रिलेटिव वेलोसिटी ना हो ज्वाइन करने वाली लाइन पे, यानी कि इन दोनों पार्टिकल के पास ज्वाइन करने वाली लाइन के परपेंडिकुलर कुछ वेलोसिटी हो सकती है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन ज्वाइन करने वाली लाइन पे जो भी वेलोसिटी होगी वो दोनों की इक्वल होगी, ये वाली वेलोसिटी ये वाली वेलोसिटी इक्वल होगी, ताकि रिलेटिव वेलोसिटी ये मैं कुछ भी मान रहा हूँ, सपोज v1 मान रहा हूँ तो ये भी एग्जैक्टली v1 ही चाहिए, तभी हम बोल सकते हैं कि इट इज़ एट अ मिनिमम सेपरेशन। मिनिमम सेपरेशन पे होता क्या है, दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन पे कोई भी रिलेटिव वेलोसिटी नहीं होती, तो इस बात का अपन ध्यान रखेंगे जब दोनों के बीच की सेपरेशन ट्वाइस ऑफ आर हो। ये बात समझ में आ गई। अब इस प्रॉब्लम के अंदर आप देखते हो इन्वॉल्वमेंट के अकॉर्डिंग, तो ये वाले कंपोनेंट निकालने के लिए ये कंपोनेंट मान लो मैं V2 मान लेता हूँ, तो इन कंपोनेंट को देखने के लिए आप बोल सकते हो कि सर जो भी फोर्स लग रहे हैं दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन पे लग रहे हैं, तो अब कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का दिमाग में आना चाहिए, बिल्कुल अपन उसको यूज़ करेंगे। सर पास आ रहा है तो काइनेटिक एनर्जी चेंज हो रही है, पोटेंशियल भी चेंज हो रही है, और ग्रेविटेशनल फोर्स हमारे पास कंजर्वेटिव होता है, तो अपन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की बात करेंगे, बिल्कुल करेंगे, दोनों में कहीं कोई दिक्कत नहीं। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम की बात कर सकते हैं क्योंकि दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन पे आप कहीं भी बैठ के देखोगे, या सेंटर पे बैठ के देख लो, या तो सेंटर ऑफ मास पे बैठ के देख लो, या किसी एक पार्टिकल पे बैठ के देख लो, तो आपको टॉर्क हमेशा जीरो नज़र आएगा। और जब भी टॉर्क जीरो होता है आप कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम की बात कर सकते हो। अब आपकी मर्जी है, आप किसी एक पार्टिकल पे बैठ के देखना चाहते हो या सेंटर ऑफ मास पे बैठ के देखना चाह रहे हो, ठीक है। इवन आप ग्राउंड पे खड़े होकर भी बातें कर सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आप ग्राउंड पे खड़े होकर भी बात कर सकते हो, कहीं कोई आपत्ति नहीं है, जैसा आपका कंफर्टेबल लगे आप वैसे बात कीजिए। मैं इस प्रॉब्लम को दो तरीके से सॉल्व करूँगा, एक बार अपन सेंटर ऑफ मास पे बैठ के देखेंगे, ठीक है, इसके अबाउट अपन थोड़ी बात करेंगे, और एक बार अपन यहाँ पे किसी एक पार्टिकल पे बैठ कर देखेंगे। दोनों नज़ारे एक जैसे ही आएंगे, खास फ़र्क नहीं है, बस थोड़ा सा एक टर्म्स का फ़र्क आएगा। तो 1 बाय 1 दोनों अप्रोच से इस प्रॉब्लम के आंसर निकाल के देखते हैं। करना क्या है समझ गया ना। आप कोई भी अप्रोच यूज़ करो, यदि आप यहाँ बैठ के देख रहे हो या यहाँ बैठ के देख रहे हो, तो हम बात कर सकते हैं कि हमारे पास एनर्जी कंजर्वेशन की, ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव इस वजह से, दूसरा एंगुलर मोमेंटम की क्योंकि टॉर्क जीरो है, ठीक है। आप ग्राउंड पे खड़े होकर भी सेंटर मास का बहुत टॉर्क देख सकते हो, सेंटर मास के जस्ट नीचे में एक पॉइंट ले लेता हूँ ग्राउंड पे, ऐसी बातें कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, कहीं से भी करो आंसर आ जाएगा। बढ़िया, अब कंटिन्यू करते हैं मैथमेटिकल पार्ट। मैं पहले सेंटर ऑफ मास को फ्रेम ऑफ रेफरेंस मानते हुए एक बार सॉल्व करते हैं। तो देखो भाई, दोनों आइडेंटिकल पार्टिकल है तो सेंटर ऑफ मास एग्जैक्टली मिडल में होगा स्टार्टिंग में, ठीक है। और सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी देखो, तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी का एक कंपोनेंट इधर आएगा, कितना आएगा v0/2, और एक कंपोनेंट सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी का इधर भी आएगा, कितना आएगा, वो भी v0/2। तो आप बता सकते हो सेंटर ऑफ मास की जो वेलोसिटी होगी वो इन दोनों लाइन के एकदम एंगल बाइसेक्ट पाएगी, दोनों वेलोसिटी के, इस तरीके से, ठीक है। ये हमारे पास सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी की 45 डिग्री एंगल बनाएगी दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन के साथ, ये 45 डिग्री एंगल के साथ। क्या हम बता सकते हैं सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कितनी होगी। तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी इधर आएगी, कितनी आएगी, इधर की तरफ सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी आ जाएगी हमारे पास v0/2 मल्टीप्लाई बाई √2, तो यह आ जाएगा v0/√2, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब आगे देखो, यदि आप सेंटर ऑफ मास पे बैठ कर देख रहे हो तो दोनों पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी होगी। तो आपको नज़र आएगा इस पार्टिकल के पास एक वेलोसिटी इधर की तरफ है, कितनी, तो आएगी v0/2, और एक वेलोसिटी इसकी इधर भी नज़र आएगी, कितनी, v0/2। और इन दोनों का जब आप रिजल्टेंट चेक करोगे तो एकदम एंगल बाइसेक्टर पाएगा,
इधर की तरफ, और ये आपस परपेंडिकुलर बन जाएगा। और ये वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, ये वेलोसिटी हो जाएगी हमारे पास v0/√2। ये नज़ारा होगा। सिमिलरली इसके लिए भी मैं बात कर सकता हूँ कि सेंटर ऑफ मास के अबाउट जब हम बात करने जाएंगे तो इधर की तरफ इफेक्टिव वेलोसिटी आएगी, दैट इज़ v0/√2, और ये आपस ज्वाइन करने वाली लाइन के सेंटर ऑफ मास वाली वेलोसिटी वाली लाइन के परपेंडिकुलर होंगे। हाँ है ना, जब सेंटर ऑफ मास पे बैठते हो देखते हो तो ये सेंटर ऑफ मास वाली जो वेलोसिटी वाली लाइन है ना, उसके अबाउट या उसके परपेंडिकुलर इनकी वेलोसिटी है, ये घूमने के काम कर रहे हैं। बढ़िया। अब वो सेंटर ऑफ मास पे बैठ के, यहाँ बैठ के, ये हमारे पास सेंटर ऑफ मास है। क्या हम बता सकते हैं हमेशा टॉर्क 0 का सेंटर मास के अबाउट, क्योंकि सारे फोर्स सेंटर मास से पास हो रहे हैं। बढ़िया बात है। अब बताओ इनिशियल एंगुलर मोमेंटम कितना है। मैं बोल सकता हूँ एज टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास इज 0। इस वजह से लिख सकता हूँ इनिशियल एंगुलर मोमेंटम मस्ट बी इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम अबाउट सेंटर ऑफ मास। तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट पहले वाले का कितना होगा, पहले वाले की वेलोसिटी मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये डिस्टेंस 4r है, तो ये वाली डिस्टेंस आ जाएगी 4r डिवाइड बाई √2। तो ये आपके पास जो हम बात करेंगे, पहले वाले का मास m, वेलोसिटी v0/√2, और आपस परपेंडिकुलर डिस्टेंस 4r डिवाइड बाई √2, इतनी है, कोई दिक्कत नहीं है ना। और ये आ गया एंगुलर मोमेंटम पहले वाले का। दूसरे वाले का भी इतनी आएगा और सेम डायरेक्शन में आएगा। यहाँ देखो ये आपस क्लॉकवाइज घूम रहा है तो दूसरा वाला भी क्लॉकवाइज ही घूम रहा है, तो सीधे ही मैं पूरे आंसर को 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो ये हमारे पास आ गया इनिशियल एंगुलर मोमेंटम। आया कि नहीं आया, तो मैं इनिशियल एंगुलर मोमेंटम का पता चल गया। इसको मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख देता हूँ। तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम कितना आएगा हमारे पास, ये √2 मल्टीप्लाई बाई 2 और 2 से 2 कैंसिल आउट हो गए, 4mv0 और r, कैपिटल R। ये हमारे पास इनिशियल एंगुलर मोमेंटम है और सेंटर ऑफ मास पे बैठने पे क्लॉकवाइज नज़र आ रहा है, हमेशा फिर क्लॉकवाइज ही नज़र आना चाहिए। ठीक है। अब बात करते हैं फाइनली क्या होगा व्हेन दे आर एट मिनिमम सेपरेशन एंड दे आर जस्ट टचिंग ईच अदर, उस मोमेंट पे एंगुलर मोमेंटम की बात। मिनिमम सेपरेशन के टाइम पे दोनों की वेलोसिटी दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन के परपेंडिकुलर होगी, पैरेलल में कोई रिलेटिव वेलोसिटी नहीं होगी। तो इधर एक वेलोसिटी मान लेते हैं अपन, कुछ भी, मैं v मान लेता हूँ। तो इधर भी एक वेलोसिटी आएगी v, दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन पे भी वेलोसिटी आएगी, लेकिन वो इक्वल आएगी। हाँ, लेकिन अपन कहाँ बैठ कर देख रहे हैं, अपन बैठ कर देख रहे हैं सेंटर ऑफ मास पे बैठ के, तो सेंटर ऑफ मास की भी उतनी आएगी। तो सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में इन दोनों के पास कोई वेलोसिटी नहीं होगी अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग देम। तो ये आपके पास दोनों के बीच की सेपरेशन ट्वाइस ऑफ r, और ये फाइनल नज़ारा होगा सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में। यानी सेंटर ऑफ मास के बैठ के देखोगे, इसकी वेलोसिटी v, इसकी भी v, अपोजिट डायरेक्शन में, और दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन पे कोई वेलोसिटी नहीं होगी। ठीक है। अच्छा, ये पूरा सिस्टम आप सोच रहे होंगे दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन, क्या ये आपके पास ये एकदम हॉरिजॉन्टल ही रहेगी? बिल्कुल नहीं, ये पूरा सिस्टम ऐसे घूम गया होगा, हमें उसमें दिलचस्पी नहीं है क्यों, अपन सेंटर पे बैठ के बात करें। ये सिस्टम आपस घूम जाएगा। हाँ, सेंटर ऑफ मास स्ट्रेट पाथ पे जाएगा, लेकिन ये दोनों पार्टिकल्स के बाद घूमेंगे तो दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन है ना, ये आपके पास ऐसे घूम जाएगी। समझ गए ना? तो इस चीज़ को ध्यान रखिए। अभी फाइनल एंगुलर मोमेंटम की मैं बात करूं विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, ऑफ कोर्स। ठीक है। तो इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी आएगी, बस चेक करो। आप कहोगे m मल्टीप्लाई बाई v, लीनियर मोमेंटम मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दूसरे का भी उतना ही, और दोनों आपस क्लॉकवाइज घूम रहे होंगे। तो डायरेक्शन वाइज भी फाइनल और इनिशियल सेम है। अब मैं इक्वेट कर सकता हूँ। ठीक है। ये आप यदि आप इक्वेट करोगे कि भाई इनिशियल एंगुलर मोमेंटम और फाइनल एंगुलर मोमेंटम, तो फाइनल वाला कितना आया 2mvr, और इनिशियल वाला भी अपन निकाला कितना था 4 टाइम्स mv0r। ठीक है।
यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, v की वैल्यू लिख सकता हूँ 2 टाइम्स वी नॉट। v की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, 2 टाइम्स वी नॉट, ये 2 टाइम्स वी नॉट। ठीक है, तो एंगुलर मोमेंटम से मुझे ये पता चल गया कि फाइनल और इनिशियल में क्या होगा। ठीक है, मैंने वी नॉट के टर्म्स में फाइनल वेलोसिटी को भी लिख दिया। इसके पास एक और वेलोसिटी होगी, लेकिन सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में वो वेलोसिटी नहीं होगी दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन पे, इसलिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस इंपॉर्टेंट रहेगा। अब ग्राउंड पे बैठ के जब इस प्रॉब्लम को दोबारा सॉल्व करोगे तो आपको एक और वेलोसिटी माननी पड़ेगी इधर की तरफ, दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन पे, और वो इक्वल होगी। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब अपन बात करते हैं कि एंगुलर मोमेंटम के अलावा एक और बात अपन ने की थी कि अपन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की बात करेंगे। तो अब बात करेंगे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एंगुलर मोमेंटम की हेल्प से अपन ये पता कर चुके हैं कि स्टार्टिंग के अंदर इनकी वेलोसिटी और फाइनल वाली वेलोसिटी के अंदर क्या रिलेशन रहेगा। अब देखिए, आप नोटिस करोगे सेंटर ऑफ मास पे बैठ के आप देख रहे हो तो इनकी पार्टिकल की स्पीड बढ़ रही है, यानी कि काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी के अंदर कुछ इंक्रीमेंट हुआ, तो ये एनर्जी आई कहाँ से, तो उसके लिए कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी जो है उसके अंदर डिक्रीमेंट हुआ होगा। और एग्जैक्टली जितना काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीमेंट हुआ है उतना ही पोटेंशियल एनर्जी में डिक्रीमेंट होना चाहिए। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीमेंट कितना हुआ, वो मैं लिखूँगा हाफ। देखिए, आप काइनेटिक एनर्जी लिख रहे हो सेंटर ऑफ मास पे बैठ के, कहाँ लिख रहे हो, सेंटर ऑफ मास पे बैठ के, और सेंटर ऑफ मास पे बैठ के दो पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, हाफ म्यू यू रिलेटिव का स्क्वायर, तो हाफ म्यू, और फाइनली यू रिलेटिव कितनी आएगी, ट्वाइस ऑफ वी, और ट्वाइस ऑफ वी का रिलेटिव कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 4v, तो इनका स्क्वायर करेंगे तो 4v नॉट, इसका स्क्वायर, ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी आएगी, माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ म्यू, इतना कॉमन ले लिया अपन ने। इन दोनों का रिलेटिव देखो, v नॉट अपॉन 2 और v नॉट अपॉन 2, इसको आप रिलेटिव देखोगे तो √2 टाइम्स v नॉट आ जाएगा, तो इसका स्क्वायर। तो इतना आपके पास काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीमेंट हुआ सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में। और वैसे भी सेंटर ऑफ मास की काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होती, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी सेंटर ऑफ मास और ग्राउंड के रेस्पेक्ट में इक्वल ही रहेगा, ध्यान रखना भाई इस बात को। और आपके पास पोटेंशियल एनर्जी में कितना डिक्रीमेंट आया, डिक्रीमेंट की बात करेंगे अपन, लिखेंगे आपस इनिशियल माइनस फाइनल, इनिशियल आएगा माइनस जी m1 m2 अपॉन सेपरेशन 8r, फिर ये इनिशियल आ गई, इनिशियल माइनस फाइनल कितना है माइनस, तो माइनस माइनस प्लस जी m1 m2 अपॉन सेपरेशन ट्वाइस ऑफ r। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 1/2 म्यू की जगह मैं लिख दूँ m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2, तो ये आ जाएगा m/2, और ये आ जाएगा 16 v नॉट का स्क्वायर माइनस 2 v नॉट का स्क्वायर, चलेगा। ठीक है, यहाँ पे देखो ये कितना आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा 3/8 जी m स्क्वायर अपॉन कैपिटल R। ठीक है, एक m से एक m कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आपके पास 2 × 2 4, और ये 8 होने की वजह से इधर 2 हो जाएगा, बढ़िया। यहाँ से आप पास 16 - 2 14 v नॉट का स्क्वायर, 14 को मैं नीचे भेज देता हूँ तो यह आ जाएगा 28 जी m अपॉन R। यदि आप इधर स्क्वायर हटाओगे तो v नॉट की न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी 3 जी m अपॉन 28 कैपिटल R इस पूरे का रूट। ठीक है, तो ये आ गया आपस v नॉट के लिए, ये हमसे पूछा है। अब इसी प्रॉब्लम को अपन दोबारा एक बार सॉल्व कर लेते हैं। मैं सेंटर ऑफ मास की बजाय किसी एक पार्टिकल पे बैठ के देखता हूँ तो मुझे कैसे दिखाई देगा। ठीक, अपन किसी एक पार्टिकल पे बैठ के इस सिचुएशन को ऑब्जर्व करेंगे तो नज़ारा क्या होगा। जैसे पहले वाले पार्टिकल पे बैठ के देख रहा हूँ तो उस ऑब्जर्वर को ये लगेगा कि ये पार्टिकल रेस्ट पे, और दूसरा पार्टिकल इस डायरेक्शन में एक वेलोसिटी √2 टाइम्स v नॉट से आता हुआ नज़र आएगा। ठीक है, और इस पर एक फोर्स लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स। उसके अलावा एक और फोर्स लगेगा जिसे हम बोलेंगे सूडो फोर्स, उसकी डायरेक्शन भी इधर ही रहेगी। ठीक है,
देखना आराम से क्या बोल रहा हूँ। यहाँ बैठ के देखेंगे तो इस पर ग्रेविटेशनल लगेगा, इसके अलावा एक और फोर्स लगेगा जिससे अपन बोलेंगे सूडो फोर्स। अब यदि आप सूडो फोर्स को कंसिडर नहीं करना चाह रहे हो तो उसका जुगाड़ होता है कि आप इस मास की वैल्यू को चेंज कर दो, तो आपका बिना सूडो के भी काम चल जाएगा। जब मास की वैल्यू को चेंज करोगे तो इसे आप रिड्यूस मास से चेंज कर सकते हो। रिड्यूस मास क्या होता है? m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2, तो ये आ जाएगा m/2। ठीक है, हाँ भाई, इस fg की कैलकुलेशन में कोई चेंजेस नहीं रहेगा, ये वैसे ही है। बस उस सूडो जो लग रहा था ना उसको ना लिख के मैं m की वैल्यू चेंज कर रहा हूँ। ठीक है, बढ़िया। देखिए मैंने fg की वैल्यू चेंज नहीं की है, तो fg की वजह से जो एनर्जी रहेगी उसमें भी कोई चेंजेस नहीं रहेगा। सूडो की वजह से जो भी आपके पास वर्क डन वगैरह रहेगा वो सब नहीं लिखेंगे, क्योंकि अपने मास को चेंजेस कर दिए। ये कॉन्सेप्ट होता है रिड्यूस मास का। ठीक है, अब जैसे इस मोमेंट पे पार्टिकल आएगा, जब एक मिनिमम सेपरेशन पाएगा, तो बिल्कुल इसको ज्वाइन करने वाली लाइन की परपेंडिकुलर वेलोसिटी होगी। मान लेते हैं उस टाइम पे इसकी वेलोसिटी है v, और ये डिस्टेंस कितनी होगी? ट्वाइस ऑफ r। स्टार्टिंग कितनी है? a टाइम्स r। अब आप देखो, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लगा सकते हैं, क्योंकि हमारा जो ऑब्जर्वर है उसके रिस्पेक्ट में टॉर्क जीरो है। टॉर्क अबाउट ऑब्जर्वर, जो पहले वाला पार्टिकल है, वो क्या है? ज़ीरो। इस वजह से इनिशियल एंगुलर मोमेंटम कितना है? वो आपस मास m, परपेंडिकुलर ये डिस्टेंस 8r, और वेलोसिटी जो पोजीशन वेक्टर के परपेंडिकुलर है वो है v0। ठीक है, मैंने इसका कंपोनेंट लिया है 8r के परपेंडिकुलर। बहुत बढ़िया। फाइनली यदि अपन बात करेंगे तो मास m की जगह म्यू आएगा। ठीक है, और आपके पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस ट्वाइस ऑफ r और वेलोसिटी v। वैसे जो भी मास है वो कैंसिल आउट होना है तो फर्क नहीं पड़ेगा, तो v की जगह मैं लिख सकता हूँ 4 टाइम्स v0। ये इक्वेशन नंबर 1। अब अपन बात करेंगे कि यार यहाँ पे जैसे पार्टिकल पास आएगा इसकी स्पीड बढ़ रही है, स्पीड बढ़ रही है ना, यानी काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, तो पोटेंशियल एनर्जी घट रही होगी। तो काइनेटिक एनर्जी में जितना इंक्रीमेंट होगा हाफ म्यू यू, आपके पास ये वेलोसिटी कितनी? 4v0, तो 4v0 का स्क्वायर 16v0 का स्क्वायर, माइनस इनिशियल स्पीड कितनी है? √2 टाइम्स v0, तो इसका स्क्वायर 2v0 का स्क्वायर। ये आ गया चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ये किसकी इक्वल आना चाहिए? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी रहेगी आपके पास g m1 m2 अपॉन r, ये रहेगा, और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल नेगेटिव होती है तो माइनस g m1 m2 अपॉन r, यानी कि 8r, फिर माइनस, और आपके पास फाइनल एनर्जी g m1 m2 अपॉन ट्वाइस ऑफ r और माइनस, यानी कि प्लस। ठीक है, ये काइनेटिक एनर्जी के अंदर इंक्रीमेंट हुआ है, इस वजह से मैंने इसे लिखा है फाइनल माइनस इनिशियल, और पोटेंशियल एनर्जी के अंदर डिक्रीमेंट हुआ है, इसलिए लिखा है इनिशियल माइनस फाइनल। ठीक है, तो इसे अपन सॉल्व करेंगे तो ये m/2, देखिए g की वैल्यू, ये जो पोटेंशियल एनर्जी में मैं म्यू नहीं लिखूंगा, समझ आ रही बात, क्योंकि अपन ने fg की वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं आता, बस सूडो फोर्स की जगह अपन नहीं लिख रहे, तो इस वजह से मास को चेंजेस कर रहे हैं। काइनेटिक एनर्जी में म्यू आएगा इन मास की जगह, लेकिन उसमें नहीं आएगा। ये आपस ये 1/2, म्यू की वैल्यू m/2, ये आ जाएगा 14v², और उधर उसको सॉल्व करेंगे तो 3 अपॉन r gm² अपॉन 8, यही बनेगा। इसको सॉल्व करो, सिंप्लीफाई करो, तो यहाँ से v0 कितना आएगा? v0 आएगा 3/28 gm अपॉन r, और इस पूरे का रूट। ठीक है, आंसर वही आ रहा है, और इवन इक्वेशन भी लगभग वैसी है, ये वाली थोड़ी डिफरेंट बनी होगी, बाकी सब कुछ वैसा ही है, बस हमारा देखने का नज़रिया थोड़ा डिफरेंट हो गया। पिछली बार अपन ने सेंटर ऑफ मास पे बैठ के बात की थी, और इस बार अपन कैसे बात कर रहे हैं? किसी एक पार्टिकल पे बैठ के बात कर रहे हैं। और अब बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं एक और सजेशन दूंगा कि आप इसको एक बार ग्राउंड पे बैठ के भी देख सकते हो। थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रॉब्लम होगी, बट आंसर ज़रूर आएगा।
ठीक है।